कोचीन चीन एक क्षेत्र था, तोकिन, अन्नाम, लाओस, कंबोडिया, ये प्रमुख क्षेत्र थे। वहां कोचीन चीन जो था यह फ्रांस के सीधा नियंत्रण में था, प्रशासनिक नियंत्रण में था सीधा, यानी उस पर फ्रांस सीधा प्रशासन करता था। बाकी जगह पर वहां की राज सत्ता, जो पुरातन राज सत्ता थी, प्राचीन वंश के जो शासक थे, जो पहले थे, उन लोगों का कब्जा था। और यह अपने रेजिडेंट के द्वारा या आयुक्त कह सकते हैं, यानी फ्रांस सरकार का एक प्रतिनिधि वहां पर बैठता था और वहां के जो राजा होते थे उनसे मिलकर शासन करता था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इन क्षेत्रों पर उसका कब्जा था। और कोचीन चीन पर उसका प्रत्यक्ष कब्जा था प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। फ्रांस ने अब थोड़ा सा रियायत देना शुरू किया। उसने कोचीन चीन में प्रतिनिधि सभा में वहां के लोगों को भागीदारी बढ़ाई, वहां के लोगों को दिया कि भाई आप लोग अब इसमें शासन में भाग लीजिए। ये जो है राज सत्ता के अधीन था, ये 4 क्षेत्र जो थे। लेकिन इससे वहां के जो राष्ट्रवादी नेता थे या जो वहां के क्रांतिकारी थे, वे बहुत संतुष्ट नहीं थे। उसी समय वहां पर एक युगांतकारी व्यक्ति का वियतनाम में उदय होता है और उनका नाम था हो ची मिन्ह। ये इतने प्रसिद्ध पॉपुलर हुए, इनकी स्थिति जैसे भारत में महात्मा गांधी की है, वही इज्जत इनको वियतनाम में प्राप्त है। भारत में भी इनका इज्जत है। इन्हीं के नाम पर कलकत्ता में हो ची मिन्ह मार्ग रखा गया है, जहाँ की कई देशों का दूतावास है, एम्बेसी है, वह हो ची मिन्ह मार्ग में ही है। बहुत मशहूर मार्ग है कलकत्ता का। तो 1917 में हो ची मिन्ह अब राजनीति में आए और इन्होंने पेरिस में, क्योंकि उस समय ये पेरिस में थे, इन्होंने वहां पर एक संगठन बनाया हो ची मिन्ह ने, और उस संगठन का नाम इन्होंने साम्यवादी संगठन रखा। ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेनिन के विचार से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स एंगल्स के विचार से प्रभावित थे, या साइमन और फूरियो के विचार से प्रभावित थे। और खासकर ये जो चीन जो था, जहाँ के साम्यवादी विचारधारा चल रही थी, ये उससे ज़्यादा अपने को नज़दीक पाते थे। मास्को में ये पढ़ने के लिए मास्को चले गए पेरिस से। मास्को में 1925 ईस्वी में मास्को रूस में है, वहाँ भी साम्यवादी विचारधारा की सरकार थी। वहाँ लेनिन के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका था। उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया मास्को में। इन्हें लगता था कि अब हमारे क्षेत्र से, वियतनाम से फ्रांस को हट जाना चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्रांतिकारी दल का गठन किया और फिर यही दल आगे चल के, ये उन्होंने 1925 में किया था। 1930 में इन्होंने वियतनामी साम्यवादी दल की स्थापना कर दी। वियतनामी साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट दल, इसको हम कह सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट दल की इन्होंने स्थापना कर दी। यही स्थिति थी 1930 तक। और हमको पता है कि 1929-30 में भयानक आर्थिक मंदी आई थी
और उस मंदी के कारण इस क्षेत्र में भी दाम बढ़ गए, क्योंकि मंदी के कारण रुपये का, वहाँ का जो मुद्रा था उसका अवमूल्यन हो गया था, खाने पीने का सामान का दाम काफ़ी बढ़ गया था। निश्चित तौर पर आंदोलन होगा, आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन को फ्रांस की सत्ता ने बर्बरतापूर्वक इतना दमनात्मक कार्रवाई किया कि वहाँ की जनता उसको कभी भूल नहीं सकती है। यहाँ तक कि निहत्थे लोगों पर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से गोली और बम चलाकर उन्हें मार दिया गया, हजारों लोग मारे गए। और यहाँ के जो नेता थे वियतनाम के, वे लोग असहाय और मूक दर्शक बने रहे, असहाय बनकर देखते रहे। इन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जो मैंने अभी चर्चा किया था, छिप कर वार करना, क्योंकि खुल के वार तो जब तक शक्ति में बराबरी ना हो तब तक तो कोई आमने सामने युद्ध कर ही नहीं सकता है। ये जानते थे कि हम फ्रांस की सत्ता से लड़ नहीं सकते हैं और हमारी मदद कोई कर नहीं पा रहा है। हम लोग आगे देखेंगे कि हो ची मिन्ह ने अंत में पूरी तरह अपने को साम्यवादी घोषित किया, और जब घोषित किया उसके बाद चीन और रूस दोनों मदद के लिए आए। इन्होंने इनको आर्थिक मदद किया, इन्होंने हथियार उपलब्ध कराया, और इस तरह वियतनाम स्वतंत्र हुआ। लेकिन अभी जो स्थिति थी, वे लोग भूमिगत आंदोलन चलाते थे, गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि वियतनाम की राजनीति पर हो ची मिन्ह का पदार्पण होता है और एक आंदोलन को नई गति मिलती है, आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है। अब इस आंदोलन की दशा क्या है, परिणति क्या हुई, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।